नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, देश में चुनावी सरगर्मी के साथ ही पार्टियों का दलित प्रेम भी जाग उठा है। एमपी के सागर में संत रविदास मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने भी प्रदेश के दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की थी। एमपी के साथ साथ यूपी और बिहार में भी दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं और सबको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि जिसके साथ दलित होंगे उसी के पास दिल्ली जाने का टिकट होगा। मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में कुछ दिनों बाद चुनावी शंखनाद होने वाला है और इसके बाद 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए देश के सभी दल तैयारियों में जुट चुके हैं और चुनावी मौसम में देश के सभी दलों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस को दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की याद भी जोर शोर से आने लगी है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आदिवासी वोट बैंक के बाद अब दलित वर्ग को साधने की कवायद तेज कर चुकी है। यही वजह है कि दलित समुदाय के संत रविदास जी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद पीएम नरेंद्र मोदी एमपी के सागर पहुंचे। संत रविदास मंदिर के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने एमपी के साथ साथ देश के दलित समुदाय को बीजेपी की रणनीति के दायरे में लाने की कोशिश की। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज ने सागर के पास संत रविदास के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 12 अगस्त को सागर में प्रतिष्ठित संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया। इस खास कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस खास मंच से देश में एक बार फिर अपने लौटने की भविष्यवाणी भी कर दी। मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। पीएम मोदी ने सागर की धरती से एक तरफ जात पात की राजनीति पर हमला भी किया तो बातों ही बातों में दलित समाज को साधने की बीजेपी की रणनीति को भी सामने रख दिया। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। दलित, आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था ये तबका कैसे रह पाएगा, लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर निर्माण के पीछे जहां धार्मिक आस्थाएं और जातिगत भावनाएं जुड़ी हैं,
वहीं दलित समुदाय का वोट बैंक भी प्रदेश में एक बड़ी चुनावी कहानी बयां करता है। आपको बता दें कि दलित समुदाय मध्य प्रदेश के 230 सीटों में से ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड समेत विंध्य के तकरीबन 80 सीटों पर प्रभाव डालता है। एमपी में अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोटर्स 60 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 16% दलित आबादी है। विधानसभा की 230 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई। एमपी में अब इन 35 दलित आरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी और 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री जब एमपी में चुनावी ऊर्जा को बढ़ाने पहुंचे तो उनके भाषण में भी दलित प्रेम और सेवा की झलक ही नजर आई। आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं, उनमें बड़ी संख्या में एससी, एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं। एससी, एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी, एसटी समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में मौजूद दलितों को भी साथ देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर भोपाल और समूचे देश में दलितों के उत्थान और योगदान का जिक्र करते हुए विपक्ष की राजनीति को नया चैलेंज दे दिया। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो के हालात हैं। जहां शिवराज सरकार एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का दावा कर रही है, वही कांग्रेस पिछले चुनावी नतीजों को फिर दोहराना चाहती है। यही वजह है कि सीएम शिवराज और पीएम मोदी का दलित प्रेम कांग्रेस को चुभने लगा है और कांग्रेस को बीजेपी का दलित प्रेम चुनावी टैक्टिक्स नजर आ रहा है। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है, पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है
कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। उत्तर प्रदेश की 47 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित, यादव और मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। यानी 19% मुसलमान और 21% दलित अगर एक साथ आ जाएं तो वोट शेयर 40% हो जाता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और मायावती के इसी फॉर्मूले में साल 2014 में ही सेंधमारी कर चुकी है। 2014 के बाद से दलित मोदी के चेहरे पर ही वोट करता आ रहा है और अखिलेश यादव और मायावती इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि अगर मोदी को रोकना है तो पहले इन दलित वोटर्स को बीजेपी से दूर करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब कांशीराम ने इसकी शुरुआत की और मायावती को 1-2 बार नहीं, दलित फॉर्मूले के चलते 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद समझ में आ चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी फायदे में रही और अखिलेश यादव नुकसान में। 2019 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली। इसके उलट बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली। यूपी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की चुनौती हर दल के सामने हमेशा एक जैसी रही। जानकार बताते हैं कि 2019 में दलित वोट मायावती को तो मिला, लेकिन जहां जहां अखिलेश के उम्मीदवार खड़े थे वहां दलित बीजेपी के साथ चले गए। चुनाव नतीजों से पता चला कि अगर अखिलेश और मायावती का गठबंधन ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें जीतने में भारी मुश्किलें आती। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कोशिश 2019 चुनाव के बाद से कर रहे हैं। अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आजमाया और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया। कुछ दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई और इसका सीधा नुकसान बीएसपी को हुआ। आपको बता दें कि यूपी में 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट बैंक है। ये वोट जिधर जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। 2007 में ये वोट बीएसपी के खाते में था, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में और 2017 के बाद से बीजेपी के खाते में है। 2014 में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2017 में यहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से हमने ये भेदभाव कि वोट बैंक की राजनीति करना बंद कर दिया। कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठकर हमने कार्य किया है। हमने लोगों तक वो सारी योजनाएं पहुंचाई हैं जो जिसमें बीच में दलाली थी, जिसमें बीच बिचौलियों का राज था। कोई कह सकता है कि हमारी पार्टी को इस जाति का वोट मिलता है, कोई कह सकता है हमारी पार्टी को इस धर्म का वोट मिलता है। ये सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन जो चुनाव हुए हैं और जो चुनाव होने वाला है वो संविधान बचाने वाले और संविधान को मिटाने वालों के बीच में होगा। ना कोई दलित होगा, ना कोई पिछड़ा होगा, ना कोई अल्पसंख्यक होगा, ना कोई ऐसे वर्ग का वोट होगा जो किसी वर्ग को ही पार्टी को वोट देता हो। ये सब खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई, जिसमें से दलितों के हक और हुकूक की बात हो और दलितों के उत्थान की बात हो। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने लगातार जो दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वहां उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जाटव कहलाता है और दूसरे हिस्से में पासी, कोरी और वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं। यूपी में सबसे मजबूत दलित वोट बैंक का हिस्सा है जाटवों का। करीब 12% जाटव खुले तौर पर बीएसपी के पक्के सपोर्टर माने जाते हैं। 3.3% पासी, करीब 3% वाल्मीकि, करीब 1% धानुक, गोंड, खटीक है। बिहार में आरजेडी और जदयू दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। इन दोनों पार्टियों को पता है कि अगर नीतीश का प्लान अपोजिशन एकता का कामयाब रहा तो सबसे पहले बिहार में दलित वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। रामविलास पासवान के जाने के बाद उस कद का कोई भी नेता बीजेपी के पास नहीं है। चिराग पासवान अकेले हैं, पशुपति पारस के पास जनाधार की कमी है। वहीं दूसरी तरफ खुद को सामाजिक न्याय का अगुआ कहने वाले लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी उठा रखी है तेजस्वी यादव ने।
एमपी और यूपी की तरह बिहार में भी कास्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला है। विकास और विश्वास से इतर बिहार अगड़ा पिछड़ा स्वर्ण दलित हिंदू मुसलमान की राजनीति के सहारे आगे बढ़ता रहा। बिहार में दलित क्यों जरूरी, इसे समझिए। बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं। राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित हैं। दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति के हैं। दलित के लगभग 6% वोटों पर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी आर का एकाधिकार रहा। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एलजेपी की परफॉर्मेंस 100% रही। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इस वोट को एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के परंपरागत वोट माने जाते हैं। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी भी 2 धड़ों में बंट गई और दोनों धड़ों के प्रमुख चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की आपसी तनातनी ने बिहार के बड़े वोट बैंक पर सबकी नजरें टिका रखी। आज पूरे दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के बीच जेडीयू और तेजस्वी यादव अलग अलग तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दलितों की संख्या तो 16% है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने एक प्रयोग किया था कि उन दलितों में महादलित को अलग कर करके और एक वोट बैंक को अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश की थी। जिस तरह से दलितों की गोलबंदी हो रही है और दलित के जो बड़े चेहरे हैं बिहार में, चाहे वो चिराग हों, जीतनराम मांझी हों, जनक राम हों या और भी जो उनको लीड करते हैं, अगर उनका समीकरण बैठता है एनडीए के पक्ष में, जहां तक अभी वो एनडीए के साथ खड़े हैं, तो एनडीए निश्चित रूप से वॉकओवर की स्थिति में होगी, जीतने की स्थिति में होगी। हाल ही में जीतनराम मांझी को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया। जीतनराम मांझी बिहार में बड़े दलित चेहरे हो सकते थे, लेकिन बात बनी नहीं। चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करके सत्ता पक्ष ने एलजेपी के पूरे दलित समीकरण को समेटने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार भी चुप नहीं। पहले नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना शुरू करवाई और दलितों का फेवर जीता। मंत्रिमंडल में दलित कोटे के मंत्री। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को समुचित भागीदारी संगठन में देने में विश्वास करती है और यही नहीं, जब भी चुनावी तौर पर, राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व देने की बात आई है, लोकसभा, विधानसभा या अन्य चुनावों में, हमने समाज का पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर दलित, महादलित समाज हो, उसको समुचित प्रतिनिधित्व और सम्मान देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है। महागठबंधन की राजनीति जमात को लेकर है, जाति को लेकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करना। दावा कर रहे हैं कि दलित, महादलित समाज के लोगों का वोट उनके साथ है। ये लोग मुगालते में। इन लोगों ने बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम बदल दिया। दलितों के उत्थान के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। देश के हिंदी पट्टी में रची बसी जाति और धर्म की राजनीति से उबर पाना किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अब जनता भी सिर्फ वादों और दावों पर यकीन नहीं करती। पार्टी और उम्मीदवार का चाल, चरित्र और चेहरा वोटिंग के दिन ईवीएम के बटन तक जनता की सोच को पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि पार्टियां भी कथनी से ज्यादा करनी पर यकीन करने पर मजबूर हुई हैं।